नमस्कार, आपके साथ मैं अनामिका अजय मिश्रा। आप देख रहे हैं प्राइम टाइम डिबेट। भारत युवाओं का देश है और देश में युवाओं की सबसे बड़ी समस्या है रोजगार की। बीटेक, एमटेक से लेकर कम पढ़े लिखे हर तरह के युवाओं के सामने बेरोजगारी राक्षस की तरह मुंह बाए खड़ा है। हरियाणा में भी हालात कमोबेश ऐसे ही है। कई सर्वे में यह दावा किया गया है कि हरियाणा में बेरोजगारी की दर बहुत ही ज्यादा है। ऐसे में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा है कि साल 2024 तक हरियाणा से बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, यानी महज 2 सालों में हरियाणा के हर युवा के पास काम होगा। क्या ऐसा होना संभव है या ये महज दावा भर है? इस पर आज गहन विचार करेंगे। पहले आप ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के सीएम का बहुत बड़ा दावा, 2024 तक खत्म हो जाएगी बेरोजगारी। 2 साल में हरियाणा में सबको मिलेगा काम, बेरोजगारी का हो जाएगा काम तमाम। 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस, इस दिन सीएम मनोहर लाल ने अंबाला में झंडा फहराया और परेड की सलामी ली। इसके बाद सीएम ने अपना रिपब्लिक डे स्पीच दिया। इस महत्वपूर्ण भाषण में सीएम ने हरियाणा सरकार की उपलब्धियां और प्राथमिकताएं गिनवाई। इस भाषण में सीएम ने पूरे हरियाणा को भरोसा दिलाया कि हरियाणा में बेरोजगारी के दिन अब लदने वाले हैं। 2024 यानी अगले 2 साल में अच्छे दिन आने वाले हैं। हमारी नीतियों के फलस्वरूप स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम में हरियाणा अग्रणी राज्य के रूप में उभरा है। राज्य में अब तक 4000 से अधिक युवा स्टार्टअप्स का पंजीकरण हो चुका है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 तक हर हाथ को काम दिया जाएगा और हरियाणा का कोई भी व्यक्ति बेरोजगार नहीं रहेगा। हम अपने 75वें गणतंत्र दिवस तक हरियाणा को बेरोजगार मुक्त बनाएंगे। हमने व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरियाणा व्यापारी कल्याण बोर्ड का गठन किया है। व्यापारियों के लिए मुख्यमंत्री व्यापारी सामूहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना और मुख्यमंत्री व्यापारी क्षतिपूर्ति बीमा योजना ये शुरू की जा रही है। मेरा कहने का भाव कि हमने प्रदेश में नई व्यवस्था बनाकर लोगों में नई उम्मीद जगाने का काम किया है। सीएम के संबोधन में बेरोजगारी मुक्त करने की जो बात कही गई वो बहुत बड़ी बात है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या हरियाणा सरकार 2024 तक सचमुच हरियाणा में सभी को नौकरी देने में कामयाब हो पाएगी? हरियाणा में एचपीएससी और एचएसएससी भर्तियों को सिरे नहीं चढ़ा पा रही। कोरोना के कारण काम धंधे भी प्रभावित है। नतीजन भारत में सबसे ज्यादा बेरोजगारी वाले राज्यों में हरियाणा का भी नाम है। कुछ सर्वेक्षणों में तो राज्य में बेरोजगारी दर देश में सबसे अधिक 34.1% होने का दावा किया गया है। दूसरी तरफ विपक्ष आए दिन दावा करता है कि बेरोजगारी सहित हर मोर्चे पर हरियाणा की मनोहर सरकार फेल ही रही है। इन्वेस्टमेंट में मतलब पर कैपिटा आमदनी और निवेश में, भाईचारे में, खेल कूद में, किसानों के सम्मान में और खुशहाली में और विकास में हरियाणा नंबर 1 था। आज किस चीज में नंबर 1 है? आज नंबर 1 है बेरोजगारी में, भ्रष्टाचार में, किसानों पर अत्याचार में, अपराध में, बदहाली में, कुशासन से जो है कंगाली में और आपका जो है प्रदूषण में। आज नंबर 1 है। विपक्ष का आरोप कुछ भी हो, लेकिन सीएम मनोहर लाल ने गणतंत्र दिवस के भाषण में हरियाणा में विकास का खाका खींचा और डेवलपमेंट से देश में हरियाणा को अग्रणी राज्य बताया। लेकिन बेरोजगारी खत्म करने का संकल्प, और वो भी महज 2-3 सालों में, चौंकाने वाला है। क्योंकि जानकारों का दावा है कि कोरोना और आर्थिक मंदी की मार झेल रहे देश में हरियाणा को बेरोजगारी मुक्त करना आसान काम नहीं होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हरियाणा में खत्म हो जाएगी बेरोजगारी 2024 तक, ये दावा किया गया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से। अब सवाल ये है कि 2 साल में बेरोजगार मुक्त हो जाएगा क्या हरियाणा? क्या वाकई ये संभव है या महज दावा भर है? आइए इसे जानने के लिए हमारे पैनल से आपको मिलवाते हैं। हमारे साथ दीपक गहलोत हैं, आप राजनीतिक विश्लेषक हैं। दीपक जी, बहुत स्वागत है एक बार फिर से हरियाणा न्यूज पर आपका।
वंदना पोपली हैं, प्रवक्ता बीजेपी। वंदना जी, एक बार फिर हरियाणा न्यूज पर स्वागत है। रमेश बामल है हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस। रमेश जी, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ। अरविंद भारद्वाज, मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, आप प्रवक्ता जेजेपी हैं। एक एक करके मैं सभी के पास आऊंगी। वंदना जी, शुरुआत आपसे, चूंकि दावे आपके थे। सीएम ने कहा 2024 तक बेरोजगारी खत्म हो जाएगी, तो हम ये मान लें कि अगले 2 साल में बेरोजगार मुक्त हो जाएगा हरियाणा। क्या वाकई ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है अनामिका जी। मुझे लगता है कि अगर किसी भी बात को मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, हाँ, तो एक प्रदेश का मुख्यमंत्री इस तरह से कोई छोटी बात नहीं कहेगा। वो पहले भी कहते रहे हैं कि बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए वो लगातार स्टेप उठा रहे हैं। अगर कहीं पर भी कोई बड़ी बात उन्होंने कही है तो उसके पीछे लगातार 7 सालों का काम भी है और उसके अलावा कुछ योजनाएं भी हैं जो उन्होंने लगातार चलाई। उन्होंने उसका असर भी देखा और किस प्रकार जो है लोगों को रोजगार मिलता दिखाई दिया, वो भी उन्होंने देखा। मैं 2 चीजें मानती हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर रोजगार डेवलप करना है तो सबसे पहले हमारे को एक बेहतर बुनियादी सेवाओं की आवश्यकता होगी। वो आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हमने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में हम नंबर 1 पर रहे हैं पूरे भारत भर में। किस तरह से जो कंपनीज हैं वो आकर्षित हो रही हैं हरियाणा की तरफ, हरियाणा में आके वो काम करना चाहती है। और जब कंपनीज आएंगी तो एम्प्लॉयमेंट अपने आप आएगा, रोजगार अपने आप आएगा, लोगों को काम मिलेगा। मैंने अभी रिसेंटली देखा कि गुड़गांव में भी किस प्रकार से अमेजन ने अपने भंडारण शक्ति का जो है उन्होंने और विस्तार किया है। तकरीबन 35% उन्होंने विस्तार कर दिया है। अगर वहां पर इस तरह की बड़ी कंपनियां, अमेजन है, फ्लिपकार्ट है, ये सब अगर आ रही हैं तो आसपास में जितने भी लोग रह रहे हैं उनको काम मिलेगा। उसके अलावा 75% आरक्षण की बात करूं तो वो भी दिया गया है। इसके अलावा जितनी भी हमें बेसिक चीजें चाहिए उसके लिए हम काम कर रहे हैं। दूसरी बात है कौशल विकास। अगर हमारे बच्चे डेवलप नहीं होंगे, उनमें स्किल नहीं होगा तो रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो कौशल विकास के लिए भी पूरा मुझे लगता है ये जो काम है कौशल विकास पर ध्यान देना, ये हर एक सरकार नहीं कर सकती है। वो शॉर्ट टर्म देखते हैं कि 5 साल के अंदर हम ऐसा क्या कर दें जो जनता को दिखाई दे जाए, उसके बदले में वोट मिल जाए। लेकिन मुझे गर्व है मेरी सरकार जो लॉन्ग टर्म जो हमारे ऑब्जेक्टिव है उस पर भी ध्यान देती है कि लंबे समय में जो जाकर पूरे हों उस पर भी वो ध्यान देती है ताकि जो प्रदेश और देश का विकास हो सके। तो कौशल विकास पे भी लेकिन अब जब आप केवल 2 साल में ही बेरोजगार मुक्त हरियाणा की बात कह रहे हैं, अच्छी बात है अगर ये हो जाए तो ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कैसे पॉसिबल होगा? आपने कहा 7 साल का हमारा काम है और हमारे पास कुछ योजनाएं हैं। उन योजनाओं में से कुछ एक का अगर जिक्र हो जाए, मैम, की पाइपलाइन में क्या चल रहा है, आपके पास पूल में क्या है, आप लोग ऐसा क्या कर रहे हैं कि 2 साल में देखिए 2 बात होती है। एक होता है बेरोजगारी कम कर देंगे हम 2024 तक काफी हद तक, और एक होता है बेरोजगार मुक्त हरियाणा। ये बहुत बड़ी बात है। तो इस तक पहुंचने के लिए, इस गोल तक पहुंचने के लिए आपकी जो कोशिशें हैं वो पाइपलाइन में क्या है वो बताएं जरा। देखिए, जो गोल पर पहुंचने के लिए मैं वही आपको जिक्र कर रही थी। सबसे पहले कौशल विकास के लिए आपने देखा होगा कि पलवल में जो कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला गया है। पंचकुला में भी सक्षम युवा, पंचकुला में बहुतकनीक बहुकौशल प्रशिक्षण केंद्र खोला गया है 28 करोड़ की लागत से, जिसमें 150 पाठ्यक्रमों में प्रशिक्षण दिया जाएगा। ये खुल चुके हैं, ये जो खुल चुके हैं मैं उनकी बात कर रही हूँ। इसके अलावा हमारे पास शासित राज्य कार्यालय से जहाँ पर उनको जॉब मिल रही है। इसके अलावा मेगा फेयर हम लगातार लगा रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट फेयर, जहाँ पर आकर जो है वो अपनी जो अपने आप को रजिस्टर करा सकते हैं और वहीं पर इमीडिएटली उनको जॉब मिल सकती है। एक मिस्ट्री ऐप भी है जिसमें ITI के तकरीबन 7,000 लोगों ने अभी अप्लाई किया है, उनको भी जॉब मिलेगी उसके। मतलब एक तरह से जहाँ पर कौशल विकास की आवश्यकता है वहाँ पे हम उनमें स्किल डेवलप करेंगे। जहाँ पर उनको रोजगार मेले की आवश्यकता है, जहाँ पर उनको जरूरत है कि आए यहाँ पर उनको जॉब मिल जाए, ऐप पर अगर अप्लाई करें। अगर फिर भी कहीं कोई जॉब नहीं मिलती तो हम उनको एश्योरेंस भी देते कि 100 घंटे का उनको काम मिलेगा और जो भी पंजीकृत हैं उनको 100 घंटे का काम मिल रहा है। इसके अलावा सक्षम युवा योजना के तहत बेरोजगारों को भत्ता भी दिया गया है। 1,41,770 पात्र बेरोजगार है जिसको भत्ता दिया गया है। जब बेरोजगारी आप खत्म कर देंगे तो ये टर्म तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा ना। अलग बात है, लेकिन मैं जिक्र करना जरूरी समझती हूँ वंदना जी, क्योंकि जब तक जॉब नहीं दी जा रही तब तक भी हम उनका ध्यान दे रहे हैं। नहीं, अच्छी बात है, बिल्कुल नहीं, ठीक है, बेरोजगारी भत्ता आप लोग दे रहे हैं, बेरोजगारी भत्ता आप लोग दे रहे हैं, लेकिन जब बेरोजगारी खत्म ही हो जाएगी तो आपको तो बेरोजगारी भत्ता देने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी ना। बिल्कुल ये टर्म उसके बाद 2024 के बाद नहीं होना चाहिए। आप रमेश आ जाऊंगी, दोबारा आ जाऊंगी मैम। रमेश बामल जी, आपको तो पीठ थपथपानी चाहिए इस मनोहर सरकार की जो 2 साल में, अगले 2 साल में
बेरोजगार मुक्त बना देंगे हरियाणा को। सराहना करेंगे आप? अनिमिका जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल। जैसे ही चाहे प्राइम मिनिस्टर जी हो, चाहे हमारे मुख्यमंत्री जी हो, जब भी घोषणा करते हैं ना, आप तो कह रहे हैं अगर मैं खुश होना चाहिए, मेरा तो भंगड़ा पाने ने दिल करता जब एक नया जुमला छोड़ते हैं। 8 साल में तो आज तक कुछ कर नहीं पाए। जिस तरह आज हरियाणा का जो बेड़ा गर्क किया, बेरोजगारी में नंबर 1 है, वो आंकड़े सबके सामने हैं। ऐसा 2 साल में ऐसा क्या कर देंगे कि ये हरियाणा के अंदर एक भी बेरोजगार नहीं रहेगा? ऐसी क्या चीज ले आए हरियाणा के अंदर? कौन सी इंडस्ट्रीज ले आए? कौन सी ऐसी चीज ले आए जो इतने बेरोजगार हैं उनको दे देंगे? अरे आपको तो करोड़ों रुपए तो आपका जो नागर ले गया, वहां भर्ती आपने की नहीं, सारी आपने कैंसिल कर दी। अभी वो संस्कृत मास्टर थे बेचारे, उनकी सिलेक्शन होगी, उनको ज्वाइन नहीं करा रहे। आप बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हो। आपको सदियों तक याद रखा जाएगा कि कितने जुमलेबाजी आप सुनाते हो। आपने कहा किसानों की आय दुगनी कर देंगे, अब वो 2022 भी आ गया, खाद तक बेचारों को मिलता नहीं, आप कहां से आय दोगुनी करोगे? अभी अमित शाह जी का एक वीडियो वायरल हुआ, उनसे पूछा कि आपने कहा था 15 लाख रुपए खाते में आएंगे, तो उन्होंने कहा वो तो एक जुमला था, सारी बात सच्ची थोड़ी होती है। तो वंदना जी जिस तरह कह रही हैं कि जी मुख्यमंत्री जी ने इतनी बड़ी बात कह दी तो हमें विश्वास करना चाहिए। अरे देश के प्रधानमंत्री झूठ बोलते हैं, वो विश्वास के काबिल नहीं है। अमित शाह जी झूठ बोलते हैं, खट्टर साहब झूठ बोलते हैं। जिस तरह आज अपराध का ग्राफ हरियाणा के अंदर है, जिस तरह बेरोजगारी का ग्राफ आज हरियाणा के अंदर है, हरियाणा की जनता कभी माफ नहीं करेगी। तो जो इस तरह की आप झूठ बोलते हो, आपने स्कूलों का बेड़ा गर्क कर दिया, टीचर स्कूलों में नहीं है, गरीब तबका जो बच्चों को पढ़ा नहीं पा रहे, आप बताइए। तो ड्राइंग मास्टर वो आपने उनकी भर्तियां कैंसिल कर दी, जितने प्रोफेसर लगे उनकी भर्तियां कैंसिल कर दी। अब आपने कहा कि बिना पर्ची के और बिना खर्ची के नौकरी देंगे, वो भी झूठा एक जुमला साबित हुआ। करोड़ों रुपये आपके एक नागर से मिलते हैं। तो नागर जैसे इस तरह के जो लोग जिनको आपने चौधर दे रखी है, आप सीटें बेचते हो, आप किसी को चेयरमैन लगाते हो तो उससे पैसे लेके लगाते होगे, तभी तो वो पैसे इकट्ठे कर रहा था। पहले आपने क्लीन चिट देने की कोशिश की कि जी वो तो नागर तो बहुत अच्छे अफसर हैं, कोई गलत फहमी हो गई है, किसी ने फंसा दिया। अब जब एक एक चीज आपकी परतें उगड़ने लगी, सारे पेपर लीक होते हैं, आप पेपर करवाते हो, पैसे लेते हो, टैक्सी लेते हो, करोड़ों रुपए लेते हो। अपराध में देखिए कहां पे आपने खड़ा कर दिया हरियाणा को। तो आपकी जो सामने है सारी चीजें, मेरी बताने की जरूरत नहीं है, जनता जानती है। थोड़ा सा तो रहम करो झूठ बोलते हुए। ये खट्टर सरकार नहीं है, ये खटारा सरकार है। इसको खटारा सरकार के नाम से चलिए रुक जाइए अरविंद भारद्वाज, जवाब। और हमारे देश के प्रधानमंत्री को सबसे झूठा प्रधानमंत्री। अब प्रधानमंत्री कहां से आ गए इसमें? मुख्यमंत्री ने एक बात रखी है, उस पर हम यहाँ विचार विमर्श कर रहे हैं, आप प्रधानमंत्री तक पहुंच गए। रमेश जी, अरविंद जी जवाब दे दीजिए। प्रधानमंत्री भी झूठ बोलते हैं, गृह मंत्री झूठ बोलते हैं, सर मुझे लगता है कि जब हम प्रधानमंत्री के लिए बात कर रहे हैं ना, या मुख्यमंत्री के लिए बात कर रहे हैं, तो मर्यादित शब्दों में हमें रहना चाहिए। नहीं, बिल्कुल हमें मर्यादित शब्दों में रहना चाहिए। इन्होंने किसी की कास्ट को प्रदेश के इसमें अमर्यादित शब्द कौन सा है? प्रधानमंत्री ने झूठ नहीं बोला, किसानों को मरवा दिया। आप बिल लेके आते हो, आप कहते हो खाद मिलेगा, आप झूठ बोलते हो। आप झूठ बोलते हो। देश का प्रधानमंत्री झूठ बोलता है। कौन कहता है कि देश के प्रधानमंत्री? रमेश जी पहले तो ये डिबेट का विषय नहीं है, और आपने सीएम साहब के लिए खट्टर नहीं खटारा सरकार जो कहा, ये देखो अनामिका जी, नहीं देखो क्या रमेश जी, आपको ये शब्द वापस लेना चाहिए, आपको ये शब्द वापस लेना चाहिए। कौन सा शब्द? नहीं, आपने कहा ना खट्टर नहीं खटारा सरकार है, इस तरह से मुख्यमंत्री के लिए नहीं बोल सकते, आप नहीं बोल सकते, ऐसे नहीं बोल सकते। चली नहीं रही। नहीं ठीक है, मतलब चलिए मैं बताता हूँ सरकार के लिए खटारा का मतलब ये होता है कि जो गाड़ी नहीं चल रही वो खटारा।
नहीं तो आपको कास्ट के साथ नहीं बोलना चाहिए था ना रमेश जी, ये गलत बात है। आपको ये शब्द वापस लेना होगा। वापस ले लीजिए, आप वापस ले लीजिए, आप वापस ले लीजिए। आप खटारा सरकार का मतलब क्या नहीं तो आपने नाम के साथ जोड़ के बोला ना। आप केवल खटारा सरकार बोलते तो वो एक्सेप्टेबल था। आपने नाम के साथ जोड़ के बोला। रमेश जी वापस लीजिए, मुझे आगे बढ़ना है, मैं यही नहीं रुक सकती। आप वापस लीजिए, आप बोलिए, आप वापस नहीं, आप नाम को व्यक्तिगत टिप्पणी क्यों करें? बिल्कुल बोला आपने, और ये बोला है। नहीं, ये गलत बात है रमेश जी, आप ये वापस लीजिए। मैंने कोई व्यक्ति सर आपको वापस लेना होगा, नहीं तो मैं दोबारा आपके पास नहीं आ पाऊंगी। वापस नहीं होता। आप समझिए। आप एक सेकेंड सर, वंदना जी एक सेकेंड रुक जाइए। मैडम मैं बात कर रही हूँ। वंदना जी मैं बात कर रही हूँ, रुक जाइए। रमेश जी एक सेकेंड प्लीज। अगर आप केवल खटारा, एक मिनट सर, आप सुनते क्यों नहीं है? आप सुनने को राजी, आप मुझे सुनिए। ऑन एयर गई है आपकी आवाज। अगर आप केवल खटारा सरकार बोलते तो इस पर मैं जरूर जवाब के लिए आगे बढ़ती। आपने नाम के साथ जोड़कर बोला, ये व्यक्तिगत टिप्पणी है और यहाँ इस प्लेटफॉर्म से हम ये अलाउ नहीं कर सकते। आपको ये शब्द वापस लेने होंगे। मुद्दे पे बात करें अगर आप और हम, मुद्दे पे बात करें अगर आप और हम, तो मुझे लगता है वो ज्यादा सही है। बोलिए। मैं बोलूं अब? अनामिका जी बोलूं? बोलिए सर, आप ही को कह रही हूँ, बोलिए। खटारा सरकार का मतलब है जो, हाँ मैं बताता हूं, इससे खट्टर साहब से कोई लेना देना नहीं। खटारा आपने नाम के साथ जोड़ के क्यों बोला? कि जब कोई गाड़ी आपने नहीं नाम चलती, के साथ जोड़कर क्यों बोला? सर प्रभु, इतनी सी बात है, आप इसको या तो क्लियरिफाई कर दीजिए, आप क्लियरिफाई कीजिए, या आप अपना शब्द वापस। मैं क्लैरिफाई कर रहा हूं। आपने नाम के साथ जोड़ के बोला, आप वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए। महाराज रमेश जी वापस ले लीजिए, वापस ले लीजिए, आगे बढ़ने दीजिए मुझे प्लीज। आप वापस क्लैरिफाई कर रहा हूं। हाँ बोलिए ना सर, इतना साइलेंट नहीं छोड़ सकती मैं। क्लैरिफाई करूं? हाँ बोलिए। हाँ क्लैरिफाई करता हूं कि खटारा का मतलब होता है जब कोई गाड़ी नहीं। अरे खटारा का मतलब जानने के लिए डिबेट करने बैठी हूँ क्या मैं? कमाल बात करते हैं आप। आपने नाम के साथ क्यों जोड़ा? आगे बढ़ाइए, फिर आपने सुननी है। आप अपना शब्द वापस लीजिए। अरे आपने सुननी है बात? आप रुक जाइए ना वंदना जी, रुक जाइए, मैं बात कर रही हूँ ना। मैम ऐसा नहीं होता है। आप आगे बढ़ाइए। रमेश जी मैं आपकी बात सुन चुकी। आप मुझे खटारा सरकार, आप आगे बढ़ाइए बात। खटारा ऐसे कैसे बढ़ा दूं सर? आप वापस ले लीजिए ना, शब्द वापस ले लीजिए। आगे बढ़ाइए बात। आप शब्द वापस ले लीजिए ना। मैं इसको जाति को लेकर नहीं बोला। मैं शुड आई क्विट? मैं कोई शब्द वापस नहीं लेता। आप अपना आगे चलाएं, इसको डिबेट को बढ़ानी है बढ़ा दे, नहीं तो क्विट कर जाता हूं मैं। रमेश जी ये कोई बात नहीं होती है। रमेश जी ये कोई बात नहीं होती है। मुझे लगता है कांग्रेस को हेल्दी डिबेट मैंने बोल दिया आपको ना, मुझे लगता है। मैंने कोई शब्द गलत नहीं बोला। सर आप पहले तो आराम से बात कीजिए, हेल्दी डिबेट एकदम आराम से बात कीजिए, हेल्दी डिबेट। आप डिबेट को आगे बढ़ाइए। आप मुख्यमंत्री के नाम के साथ ऐसे ऊंचे शब्दों का इस्तेमाल ना करें, और दोबारा मैं इस डिबेट में बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी, नहीं तो मैं आपके पास लौट कर नहीं आऊंगी। चलिए अरविंद भारद्वाज जी जवाब दे दीजिए। ये आप बिल्कुल नहीं आना जी। कम से कम ये बोले ना कि मैंने जाति को लेकर नहीं बोला। 10 आरोप लगाइए, मैं जवाब दूंगी। आरोप लगाने से मना नहीं है। आपको कुछ खराब लगता है बोलिए, 10 बार बोलिए। अरविंद जी जवाब दीजिए। अरविंद जी बोले। अनामिका जी नहीं, वो क्लैरिफाई कर रहे हैं। अब उन्होंने बोला लेकिन वो यू टर्न ले रहे हैं उससे। अब वो चाहे वो जिस अंदाज में बोले, लहजा सबको दिख रहा है। खैर अरविंद जी। हाँ अनामिका जी, कोई भी संस्था जब काम करती है तो एक अपना टारगेट फिक्स करती है। उसी के तहत भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी की जो सरकार आज हरियाणा प्रदेश में है, हमारी भी यही सोच है कि हमारे प्रदेश के एक भी पढ़ा लिखा नौजवान बेरोजगार ना रहे। इसी को लेकर समय समय पर मुख्यमंत्री जी और उप मुख्यमंत्री जी इस तरह के बयान देते हैं कि हमारा मकसद है कि हरियाणा प्रदेश का एक भी पढ़ा लिखा काबिल जो नौजवान है वो बेरोजगार ना रहे। तो इसी के तहत ये प्रयास भी किए जा रहे हैं। जिस तरह से हमारी सरकार ने हरियाणा के रोजगारों में प्राइवेट कंपनियों में जिस तरह से 75% क्षेत्रीय जो हमारे युवा हैं उनके लिए जो आरक्षण दिया, वो इसी का एक प्रयास है। और आने वाले समय में जिस तरह से हमारे यहाँ उद्योगों की या रोजगारों की कमी नहीं है, आने वाले समय में हरियाणा के जो स्थानीय नौजवान हैं
उन्हें एक बहुत अच्छा मौका इससे आरक्षण की वजह से मिलने जा रहा है। दूसरा, एक बहुत बड़ी बात, हमने जिस तरह से कॉन्ट्रेक्चुअल जो नौकरियां थी उनमें जो थर्ड पार्टी पर जिस तरह से लिया जा रहा था आउटसोर्सिंग के तहत, उसको हमारी सरकार ने खत्म किया और एक निगम हमने बनाया, कौशल रोजगार निगम, और उसके तहत अब आने वाले समय में जो कॉन्ट्रेक्चुअल जॉब जो हुआ करती थी वो उस तरह से लगेगी। तो इस तरह के जो प्रयास सरकार कर रही है वो यही है कि हम अपने प्रदेश के नौजवानों को रोजगार दे सकें, हमारे प्रदेश में कोई भी बेरोजगार ना हो, और ये सभी अपना एक टारगेट फिक्स करते हैं। उसी के तहत हमारी सरकार ने अपना एक टारगेट लिया है। ये अच्छी बात है। आने वाले समय सीएम साहब को सुनिए, आप मेरी बात सुनिए जी। सरकार से ये क्वेश्चन नहीं किया जा रहा आपने ऐसा दावा कैसे कर दिया, हम तो जानना चाह रहे हैं सर। ये बहुत हेल्दी क्वेश्चन है और इसे प्लीज पॉजिटिव वे में सरकार को भी लेना चाहिए कि आपने एक सपना दिखाया कि हम 2 साल में 2024 तक, अगले 2 साल में हम बेरोजगार मुक्त हरियाणा बना देंगे। जैसे आपने 75% वाली बात कही थी, हमने आपको भरोसा किया, आपने वो किया। अब हरियाणा को बेरोजगार मुक्त 2 साल में आप कैसे बनाएंगे? पाइपलाइन में कुछ चल रहा होगा। मैं आपकी बात को शब्दशः मानती हूँ सर कि सीएम साहब, एक सेकंड सर, सीएम साहब ने एक मकसद तैयार किया और ये सरकार की मंशा है कि कोई भी स्किल्ड या पढ़ा लिखा युवा या कोई ऐसा योग्य जिसे हम स्किल्ड बनाकर, हम उसे निपुण बनाकर काम पर लगा सकते हैं, ये आपकी इच्छा है। लेकिन केवल इच्छा से काम नहीं चलता, एक्शन क्या ले रहे हैं वो हम जानना चाह रहे हैं। वो भी मैं आपको बताता हूँ। उसका जो रोड मैप है उसके लिए कुछ प्रयास किए जाने थे जिस पर सरकार काम कर रही है। जैसे कि कौशल यूनिवर्सिटी जो बनाई गई हमारे दूधौला में है, पलवल जिले के अंदर आती है, वो उसी में एक प्रयास था। और इसके अलावा और भी हमारे यहाँ नई ITI जो बनाई जा रही हैं वो भी एक प्रयास है ताकि स्किल डेवलपमेंट हम कर सकें अपने नौजवानों को। खास तौर पर हमारे यहाँ स्थिति ये थी कि 12वीं और ग्रेजुएशन तो लाखों नौजवान कर चुके हैं, परंतु उन्हें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं थी किसी काम की। इस वजह से कंपनियों में नौकरियां पाने में उन्हें दिक्कत आती थी। इसी के मद्देनजर इस तरह के प्रयास किए गए कि हमारे प्रदेश का जो नौजवान है वो कंसर्न जो इंडस्ट्रीज है उनसे संबंधित जो कोर्सेज हैं उन्हें हम करा के उन्हें इस लायक बनाएं ताकि कंपनियां उनको अपने यहाँ रोजगार दे सकें। मुझे लगता है कि हमें और इंडस्ट्रीज लाने पड़ेंगे, हमें रोजगार के नए अवसर सृजित करने होंगे। उससे भी प्रयास। अनामिका जी, जैसे हमारे यहाँ एक र्यूमर था, मैं र्यूमर ही कहूंगा, अपोजिशन की तरफ से कि कंपनियों का पलायन हो सकता है अगर ये 75% आरक्षण लागू हुआ हरियाणा प्रदेश में, या और इस तरह की बातें वो कहते थे। परंतु स्थिति इसके विपरीत रही। हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी और मुख्यमंत्री जी के प्रयास की बदौलत उल्टा हुआ कि मारुति ने एक नया प्लांट लगाने जा रही है खरखौदा में, सोनीपत जिले में जो आता है। और यही नहीं, बहुत बड़े बड़े और भी, जैसे फ्लिपकार्ट है, वो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट हमारे यहाँ गुड़गांव के पास लेकर आ रही है। और भी बहुत बड़े बड़े ग्रुप हैं जिनके साथ हमारी सरकार के MOU साइन हुए हैं, बात चल रही है ताकि रोजगार मिल सके। मेवात में भी कुछ ऐसी कंपनियों को लाया जा रहा है। और हमारा एक और प्रयास है इस सरकार का कि हम कंपनियों को सिर्फ एक ही जिले तक सीमित ना रखें। हम उन जिलों में जहां अभी तक कोई बड़ा ग्रुप नहीं पहुंचा, कोई बड़े कंपनी नहीं पहुंची, कोई मदर यूनिट नहीं पहुंची, वहां भी पहुंचाएं ताकि समग्र विकास हो सके, सभी जिलों में बराबर विकास हो सके, सभी युवाओं को रोजगार मिल सके। तो ये एक ऐसा रोड मैप है हमारा कि एक तो हम कंपनियों को बढ़ाना चाहते हैं ताकि नई जॉब जनरेट हो, दूसरा हम अपने नौजवानों को का स्किल डेवलपमेंट करके उन्हें इस लायक बनाना चाहते हैं कि वो उन कंपनियों में जॉब करने लायक हो, और तीसरा उनका हक था, जो एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई थी, जो 75% आरक्षण देकर हमारी सरकार ने जो लागू किया ये आरक्षण, वो एक बहुत बड़ी लंबी लड़ाई हमने हरियाणा प्रदेश के नौजवानों की जीतने का काम किया, उसे लड़ने का काम किया। और आज वो मौका उन्हें मिला कि जो काबिल नौजवान है, जो जिनका स्किल डेवलपमेंट हो चुका है या जिन्हें वो कोर्सेज जो कर चुके हैं टेक्निकल कोर्सेज, वो उन कंपनियों में कंसर्न। चलिए, मैं दोबारा आ जाऊंगी। हमारे साथ दीपक गहलोत है। दीपक जी, आपने वंदना जी को भी सुना, आपने अरविंद भारद्वाज को भी सुना, और सीएम साहब को तो हम 26 जनवरी को ही सुन चुके हैं। युवाओं ने सपने बुनने शुरू कर दिए हैं कि अब रोजगार हमारे द्वार होगा, हम बिल्कुल भी बेरोजगार नहीं रहेंगे अगले 2 साल में। क्या ऐसा होना संभव है? आपने दोनों को अभी सुना, जो बातें दोनों की तरफ से रखी गई,
चूंकि डबल इंजन की सरकार भी है, ऐसा होना संभव है या महज दावा भर है? अनामिका जी, बहुत बहुत धन्यवाद मुझे बुलाने के लिए। और ये मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये मेरा फेवरेट टॉपिक है। इस चीज के ऊपर मैंने काफी रिसर्च किया है पुराने समय में। मैं काफी 2014 से इसके ऊपर रिसर्च करता हुआ आ रहा हूँ। तो बहुत बढ़िया। देखिए, सबसे पहले तो हमें जो खट्टर साहब ने कहा है जी, खट्टर साहब ने जिस तरीके से कहा है, हमें उसको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है कि रोजगार का अर्थ सब राजनीतिक भाषा में नौकरी से ना समझे। रोजगार में व्यापार भी आता है, नौकरी भी आती है, सामूहिक गृह कार्य जैसे कि खेती है उसमें पूरा परिवार सम्मिलित रहता है वो भी आता है, और उसके अलावा जो स्वरोजगार जो डेवलप किए जाते हैं वो भी उसी में आते हैं। और जिस तरीके से खट्टर साहब ने कहा है, मेरा पर्सनली मानना ये है, और ये एक वेल रिसर्च्ड टॉपिक है, कि ये लक्ष्य पाना इतना मुश्किल नहीं है। देखिए, इसके लिए कुछ 5-10 ऐसे कदम उठाने की आवश्यकता होती है जिनके आधार पे इस लक्ष्य को आसानी से पाया जा सकता है। पहला तो ये रहता है कि इंडस्ट्रीज के लिए हमें अनुकूल माहौल बनाना पड़ता है स्टेट के अंदर, चाहे वो टैक्सेशन से रिलेटेड हो या बिजली की दरें इंडस्ट्रीज के लिए थोड़ी सी कम रखी जाती है, या फिर जो भूमि का आवंटन होता है उसके मद्देनजर कुछ कार्य किए जाते हैं। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल आज के समय में हम जम्मू कश्मीर में देख सकते हैं। जम्मू में इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज्यादा अनुकूल माहौल बनाया गया है, जैसे चाहे टैक्सेशन हो या बिजली की दरों से हो या फिर भूमि आवंटन का मामला हो। इसके अलावा दूसरा स्टेप ये होता है कि कंपनीज को, जो प्राइवेट कंपनीज है, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है और प्राइवेट जो नेशनल कंपनीज है, उनको भी अपने स्टेट में अपने ऑफिसेज, अपने कार्यालय खोलने के लिए बुलाया जाता है। जब पहला स्टेप पूरा हो जाता है तो उन इंडस्ट्रीज को भी आने में कोई प्रॉब्लम नहीं रहती। उसके अलावा जो सबसे एक जरूरी होता है, जो हमारे पास बना बनाया रखा है, सिर्फ उसको खाना होता है, वो होता है सरकारी रिक्त स्थानों की पूर्ति। जिस प्रकार से लगभग सभी राज्यों में टीचर्स की, पुलिस वालों की, या और भी किसी भी क्षेत्र में ले लीजिए कि रिक्त स्थान इतने लंबे समय से पड़े रहते हैं कि वो उनकी पूर्ति नहीं हो पाती। अगर उनकी पूर्ति कर दी जाए तो एक बहुत बड़ी जनसंख्या को रोजगार मिल जाता है। इसके अलावा जॉब फेयर्स भी लगाने बहुत जरूरी रहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि हरियाणा के सभी युवाओं को हम हरियाणा में ही रोजगार दे दें, किसी भी प्रदेश में उनको रोजगार दे दें। तो उसके लिए जो कंपनीज बेंगलोर में है, जो कंपनीज जैसे हमारे स्टार्टअप्स हो रहे हैं, इन जो नेशनल स्टार्टअप्स हैं जो मुंबई में कार्यरत हैं, तो उनको भी जैसे स्किल डेवलपमेंट खोला है, कॉलेजेस में जॉब फेयर्स में उनको बुलाना चाहिए कि आप हरियाणा के स्टूडेंट्स को हायर करके यहां से अपने रिस्पेक्टिव ऑफिसेज में लेके जाइए। तो वो जब कंपनीज आनी शुरू होती हैं तो उनमें बड़ी तादाद में कॉलेजेस से बच्चों की भर्ती हो जाती है, उनको एक रोजगार मिल जाता है। तो ये कुछ कदम अगर हरियाणा सरकार उठाने में सक्षम हो जाती है तो इस लक्ष्य को पाना इतना ज्यादा मेरे हिसाब से मुश्किल नहीं होता। इसके अंदर जो चुनौती आती है वो आज तक जिस प्रकार से देखा वो राजनीतिक चुनौती आती है। खट्टर साहब की मैं सिर्फ एक चीज पे तो आज ही पीठ थपथपाना चाहूंगा, मैं अपनी तरफ से जो भी उनको धन्यवाद देना चाहूंगा इस चीज के लिए कि जिस प्रदेश में मुख्यमंत्री और उसका पुत्र नौकरियों के धांधली में सजा काट चुके हैं, उस प्रदेश में उन्होंने बिना खर्चे और बिना पर्ची के नौकरी लगाई है। इस बात पे सत्यता है, चाहे बामल साहब इस बात को माने ना माने, भारद्वाज जी इस बात को माने ना माने, पोपली जी तो मानी जाएंगी कि क्योंकि उनकी वो सरकार की प्रवक्ता, उनकी पार्टी की सरकार है। तो मुझे लगता है कि इतना ज्यादा कठिन काम ये नहीं है, और इसको अचीव करना किसी भी सरकार के लिए, चाहे वो किसी भी पार्टी की है, अगर वो शिद्दत से काम करेगी तो इस लक्ष्य को आसानी से पाया जा सकता है। आपने जब रोजगार का जिक्र किया, आपने अपनी बातचीत का जब जिक्र किया, भूमिका में ही आप ये कह रहे थे दीपक साहब कि रोजगार का मतलब केवल एक नौकरी नहीं है कि आपको एक कंपनी विशेष में जाकर आपको वहां जॉब मिल जानी चाहिए। योग्यता के अनुसार, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, योग्यता के अनुसार रोजगार, क्या ये पॉसिबल है अगले 2 सालों में? आपको ये दिख रहा है क्या वो मिल पाएगा? वरना अनामिका जी, योग्यता के अनुसार रोजगार, अगर ये इन सभी कदमों को उठाया जाए तो
इतना ज्यादा मुश्किल ये लक्ष्य नहीं होता किसी भी सरकार के लिए कि योग्यता के अनुसार रोजगार सभी को मिल सकता है। इसके अलावा मैं कुछ एक दो पॉइंट्स और बीच में मेरे शायद से रह गए थे। अगर जैसे हम गुड़गांव की बात करते हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियों को लिए हुए लोगों को हमने देखा है कि वो मतलब 4th ग्रेड के लिए भी जो जॉब्स हैं उसके लिए वो अप्लाई कर रहे थे। तो इस तरह से अगर आगे भी स्थितियां बनी रहेंगी तो फिर वहां पे उसको किस कैटेगरी में हम रखेंगे, रोजगार में या बेरोजगारी में? मैम ये तो एक बेरोजगारी का ही स्वरूप था कि इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियों के लोग बेरोजगार बैठे हैं। लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि साथ में कि जिन लोगों ने अपनी पढ़ाई कर रखी थी, अच्छे से कर रखा था, हरियाणा के लोग, अगर आप आज हम मुंबई में जाए या बेंगलोर में जाए या पुणे में जाए, हैदराबाद में जाए, तो वहां पे हमें हरियाणा के लोग बहुत बड़ी तादाद में मिलते हैं जिन्होंने सरकार की तरफ से जब उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दी गई तो उन्होंने प्राइवेट अपॉर्चुनिटीज को अपनाया और वो आज बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। नहीं, लेकिन हमें तो इसी स्थिति को कंट्रोल करना है ना सर, कि यहाँ पर काम मिले। हम प्रदेश में बेरोजगारी की बात कर रहे हैं। ये स्थिति देखिए मैम। हाँ बोलिए अनामिका जी, ये स्थिति बिल्कुल कंट्रोल में की जानी चाहिए क्योंकि योग्यता के अनुसार रोजगार सृजन करना तो सरकार का काम होता है। सरकार वो चीजें करती भी है। अब हम गुड़गांव की बात करें, गुड़गांव एक हरियाणा का एक महानगर है और चंडीगढ़ को भी हम उसी महानगर के अनुसार गिन सकते हैं जहां पे कंपनीज आ गई। गुड़गांव का अगर एक एग्जाम्पल ले लें कि कंपनीज जहां पे इतनी ज्यादा आ गई, पूरे विश्व से कंपनियां आके अपने ऑफिसेज बनाए हुए हैं, इतना डेवलप्ड लगता है कि वो दिल्ली को भी बहुत जगह पे पीछे छोड़ देता है गुड़गांव। तो वहां के जो युवा हैं, अब हम देखेंगे किसी ने गेस्ट हाउस खोला हुआ है, किसी ने रेस्टोरेंट खोला हुआ है, किसी ने अपने और अलग अलग कार्य कर रखे हैं, कोई मैन पावर सप्लाई कर रहा है, कोई टैक्सियां का सर्विस प्रोवाइडर्स है, कोई मैन पावर प्रोवाइड कर रहा है। तो ये रोजगार भी रोजगार की श्रेणी में गिने जाते हैं। इसमें भी अलग अलग योग्यताओं के जो लोग रहते हैं, इसमें भी मैं कुछ लोगों को पर्सनली जानता हूं जो पीएचडी धारक है, जिन्होंने एमबीए कर रखी है, वो पानी की सप्लाई का काम उन्होंने ले रखा है, या किसी ने टैक्सी सर्विसेज ले रखी है, कंपनीज में अपनी टैक्सियां लगा रखी है ग्रुप कर करके, तो वो भी बहुत अच्छा कमा रहे हैं। जितना एक प्राइवेट नौकरी वाला या सरकारी नौकरी वाला इतना नहीं कमा पाता, वो भी कमा पा रहे हैं। और इसके बाद भी अगर कुछ लोग बच जाते हैं जिनके पास स्किल्स नहीं है, तो उनके लिए अब जब ये जो अपनी सर्वे कंपनीज होती है, सर्वे करते थे, इसके आधार बहुत अलग रहते हैं सर्वे करने के। तो उसमें जैसे मनरेगा जैसी स्कीम है, उसके अंतर्गत भी कितने लोगों को रोजगार मिला, ये भी कैलकुलेट किया जाता है। तो ये सारे कैलकुलेशंस करने के बाद मुझे लगता है कि अगर कोई भी सरकार दिल से चाहे और अपना बिल्कुल 100% उसमें दे, तो इस लक्ष्य को पाना इतना ज्यादा मुश्किल नहीं है। किसी बहुत विस्तार से आपने जो ये 2 साल नहीं तो 3 साल सुझाव आपने सरकार को दिए हैं। आइए जरा इनसे प्रतिक्रिया ले लेते हैं। वंदना जी। नामिका जी, हमारे राजनीतिक विश्लेषक बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि सबसे पहले उन्होंने कहा रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं है। इसका मतलब है किसी भी क्षेत्र में आपको इतना काम मिल जाए आपकी योग्यता के हिसाब से, एक तरह से आत्मनिर्भर बनना। तो उसके लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ नौकरी मिले। और मुझे लगता है मेरी सरकार पहले दिन से इस तरफ प्रयास कर रही है। मैं आपको एक छोटा सा प्रयास बताना चाहूंगी, सहकारिता डिपार्टमेंट का है ये। पूरे हरियाणा में तकरीबन 2000 हर हित रिटेल स्टोर्स खोले गए हैं। और इन हर रिटेल स्टोर्स में क्या है, कोई भी व्यक्ति इसको अप्लाई कर सकता है। जरूरी नहीं उसके पास अपनी दुकान हो, वो किराए पर भी दुकान को ले सकता है। और लेने के बाद सरकार उसको 2 से 5 लाख, अगर रूरल एरिया है तो 2 लाख और अर्बन एरिया है तो 5 लाख का सामान जो हमारे पास अवेलेबल होता है उसको हम सामान को देते हैं। चाहे उसमें वीटा से रिलेटेड चीजें हो या खादी से रिलेटेड चीजें हो या जो भी चीजें जो सरकार की एजेंसीज बनाती हैं वो उनको दिया जाता है। उसको वो सेल करें, सेल करने के बाद वो पैसा वापस करें और प्रॉफिट से अगर चाहे तो वो और भी खरीद सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर इसमें उनको इनकम कम हो रही है, वो भी एक क्राइटेरिया रखा गया है कि 15,000 पर मंथ से उनको इनकम कम हो रही है, तो उस केस में सरकार उनको आर्थिक मदद और करेगी कि जब तक उनका काम नहीं चल जाता तब तक वो सरकार से मदद भी लेते रहेंगे। तो ये मुझे लगता है कि इस तरह के काम होना भी बहुत जरूरी है। वीटा के जैसे दूध के उनको दे दिए जाते हैं कि वहाँ पर वो मिल्क जो है वो सेल कर सकते हैं। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है कि सिर्फ नौकरी जरूरी नहीं है, आप आत्मनिर्भर भी बने, उसके लिए अपनी जॉब भी कर सकते हैं। अभी मैं बामल साहब को सुन रही थी, उन्होंने बहुत सारे आरोप बैठे बैठे लगा दिए। उन्होंने बात की बहुत सारे टीचर्स की, यहाँ पर उन्होंने कहा संस्कृत टीचर्स या आपने भर्ती
रद्द करने की बात की कि भर्ती रोक दी गई, लेकिन मुझे लगता है जो पीटीआई का हाल हुआ था, इनके राज में जो पीटीआई लगे थे, जिनको हुड्डा साहब ने कहा कि टेक्निकल एरर था, वो टेक्निकल एरर नहीं था। पूरा जब हो चुका था, सब कुछ नियुक्ति हो चुकी थी, भर्ती हो चुकी थी, उसके बाद छेड़खानी की गई थी। एक व्यक्ति ने तो अपने अपॉइंटमेंट के बाद अपनी डिग्री डिपॉजिट की थी, मेल की जगह पे मेल हो गया था, और डिग्री बाद में करी थी उसने। मतलब पहले अपॉइंटमेंट हो गई और बाद में उसने जो रिक्वायर्ड योग्यता की डिग्री है वो डिग्री बाद में ली थी। तो जो ड्राइंग टीचर और पीटीआई टीचर का जो बुरा हाल हुआ था, वो हमारी सरकार में किसी भी ऐसे व्यक्ति का नहीं। थोड़ा डिले जरूर हो सकता है, लेकिन किसी के साथ गलत नहीं होगा। ये मेरी सरकार इस चीज को मानकर चलती है। अब ये बार बार कह रहे थे परतें उखड़ने लगी, परतें किसने उखाड़ी हुई? अगर कहीं पर कोई लगा कि कहीं पर गड़बड़ हो रही है, आपके प्रवृत्ति के कुछ ऐसे जो अधिकारी हैं बैठे हुए थे, उनको पकड़ने का काम भी हमने किया। वो आप नहीं आए थे पकड़ने के लिए, आपको तो खबर ही नहीं थी। हमने बताया कि हमने पकड़ा, इतना पैसा था, कोई और बाहर से नहीं आया था पकड़ने के लिए, सरकार का ही काम था। और जिस नफरत भरी भाषा का आपने इस्तेमाल किया, तो मैं आपकी नफरत समझती हूँ। आपने जिस प्रकार से जाति पर टिप्पणी करी, मैं उस चीज को समझती हूँ कि आपका, जिसको आप रोजगार समझते थे, राजनीति को, कि किस प्रकार से पैसे जो हैं वो कमाए जाते हैं। एक दिन के अंदर रजिस्ट्री खोलकर जीजा जी की रजिस्ट्री की जाती थी, उस रोजगार को हमने बंद कर दिया। तो इनको ये है कि प्रदेश के युवाओं को रोजगार कैसे मिल जाए, ये वो नफरत है जो निकल कर आई थी, और कोई कारण नहीं था। तो मैं ये इतना मानती हूँ। वंदना जी, मुझे लगता है उन्हें वापस आ जाइए। ठीक है, आप उनको दे दीजिएगा जवाब, आप उन्हें जवाब दे दीजिएगा। थोड़ा सा क्लियर करने की जरूरत है मनोहर सरकार को। सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है। दीपक जी, आप भी सुनिएगा जरा। वंदना जी, सरकार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रही है या रोजगार देने की बात कर रही है? क्योंकि दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये दोनों अलग अलग चीजें हैं। अर्थशास्त्र में मैम साफ साफ लिखा हुआ है, अर्थशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है, ये दोनों अलग अलग चीजें। रोजगार का मतलब नौकरी नहीं होता, और नहीं लिविंग होता। अर्थशास्त्र में लिखा हुआ, मैम मेरी बात सुनिए, योग्यता के अनुसार अगर काम नहीं मिला तो वो रोजगार किस बात का? बिल्कुल सही बात है, योग्यता के अनुसार ही कार्य। तो ये जो दीपक जी के साथ भी मेरी चर्चा चल रही थी, इस पर अभी तक आपने जवाब नहीं दिया है कि योग्यता के अनुसार आप लोग किस तरह से काम देंगे। जो लोग बाहर दूसरे स्टेट में या दूसरे कंट्री में जाकर काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर उन्हें योग्यता के अनुसार काम नहीं मिला, उनको आप कैसे संभालेंगे, कैसे रोकेंगे? अभी भी जो लोग हाई लेवल की बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर बहुत छोटे छोटे काम कर रहे हैं, कम सैलरी गेन कर रहे हैं, वो उनकी योग्यता के अनुसार नहीं है। वो घर जाते हैं ये सोचकर कि आज की दिहाड़ी पूरी हो गई, लेकिन वो उनका काम नहीं है, वो संतुष्ट नहीं है उस काम से। तो वैसे लोगों को आप किस तरह से रोजगार उपलब्ध कराएंगे? क्या ये भी पाइपलाइन में है आपके? रामिका जी, रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी नहीं होता, आत्मनिर्भर बनना भी होता है। लेकिन ठीक है, आपकी बात तो ये योग्यता के हिसाब नहीं, अगर मेरे पास रोजगार है तो मैं आत्मनिर्भर बन जाऊंगी ना। आप रोजगार दीजिए, वो कैसे देंगे वो बताइए। बिल्कुल, उसके लिए आप अपना काम भी शुरू कर सकते हैं, उसके लिए भी सरकार मदद करती है। लेकिन जहाँ तक आप सिर्फ नौकरियों में बात करते हैं, योग्यता के हिसाब से नौकरी मिले, उसके लिए तमाम प्रयास जो है सरकार के द्वारा करवाए जा रहे हैं। अगर हम उनमें स्किल डेवलप करें तो स्किल के हिसाब से अगर हमने उनको जॉब नहीं दिलवाई तो कैसे काम चलेगा? आपको मालूम है, एक मिस्ट्री ऐप है जिसमें ITI के जितने भी छात्र हैं वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह से कैटेगराइज करके कि कौन व्यक्ति जो है किस क्षेत्र में है, उसी क्षेत्र की जो जॉब है उसको मिले, वहीं की प्राइवेट कंपनी जो है वो उसको कांटेक्ट करे और वहीं से उनको जॉब मिले। तो उसको कैटेगराइज किया गया है। ITI के छात्रों का अलग है, बाकी के लोगों का अलग है। कैटेगराइज करने का फायदा ये होगा कि योग्यता के हिसाब से उनको नौकरी मिलेगी। मुझे लगता है इस बात का आपको जवाब मिल गया होगा। रमेश बामल जी, उसको हम कैटेगराइज कर देंगे। ठीक है, रमेश बामल, प्रतिक्रिया, आपकी प्रतिक्रिया। हाँ जी, मेरी जो अनामिका जी, जो गहलोत जी ने बात की है, कुछ बातें उनकी ठीक है, लेकिन जो उन्होंने एक बात की है कि एक आदमी जिसने PhD की हुई है, MA की हुई है, वो टैक्सी चला रहा है, तो ये इसको हम रोजगार नहीं कहते, ये उसको योग्यता के हिसाब का उसका काम ही नहीं है। आपने अनामिका जी अखबार में पढ़ा होगा, पीछे कोर्ट में 7 वैकेंसी PN की निकली थी, और PN के लिए जो लड़के डबल MA थे, B.Ed की हुई थी, उन लोगों ने PN के लिए अप्लाई किया हुआ था, और 7 वैकेंसी के लिए 50,000 फार्म आए थे। आज ये सिचुएशन है कि युवा के पास रोजगार नहीं है उनकी योग्यता के हिसाब से।
MBA करे हुए लड़के 10-10, 12-12 हजार रुपए पे नौकरी करने को मजबूर हैं, जो आज के जो हालात हैं। कहना तो बड़ा आसान है कि जी हम 2 साल में रोजगार, हर आदमी के हाथ में रोजगार होगा। अरे कहां से होएगा 2 साल में? 8 साल में आज तो कुछ हुआ नहीं। दीपक जी कुछ ऐड कर रहे हैं शायद। दीपक जी, हाँ मैं भी जवाब देना चाहूंगी। आ जाऊंगी मैम, आ जाऊंगी। दीपक जी। हाँ जी दीपक जी। बामल साहब ये देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, सुनिए। हाँ बामल साहब, पहली बात तो मैंने ये नहीं कहा कि PhD करने वाला अगर कोई शख्स है वो टैक्सी चला रहा है। मैंने आपको ये कहा था, बाद में इसको सुन लेना, कि मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो PhD धारक है, मैं नाम के साथ बता सकता हूं, जिन्होंने MBA कर रखी है। वो लोग कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट लेके बैठे हैं, उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ले रखे हैं और एक टैक्सीज का एक क्लब बना रखा है कि कोई भी अपनी टैक्सी लाए, हमारे पास लगाए और हम उसको काम देंगे। मैंने पहली बात तो इस तरीके का जिक्र किया। और दूसरी बात बामल साहब, ये होता है सरकार में 2 तरीके के लैप्सेज होते हैं। अगर हम पूरे सिस्टम को देखें तो दो टाइप के लैप्सेज आते हैं। एक तो होता है गवर्नमेंट लैप्सेज, एक होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज। वंदना जी आप भी थोड़ा ध्यान से सुनना और अगर हो सके तो इस मैसेज को पास ऑन करना। गवर्नमेंट लैप्सेज तो वो होते हैं जहां पे किसी नीति की आवश्यकता है और सरकार उस नीति को नहीं बना पा रही है। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज। एडमिनिस्ट्रेटिव लैप्सेज क्या होते हैं कि सरकार ने तो कोई नीति बना दी कि हम सभी को ऋण देंगे, सभी को ये इस तरीके की चीजें देंगे, लेकिन ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेशन के लूप होल्स या कुछ लोगों की वजह से वो मदद उन लोगों तक नहीं पहुंच पाती। एक्चुअल जो उसका लाभार्थी होना चाहिए था उस तक वो योजना नहीं पहुंच पाती। वंदना जी अगर हो सके तो ये बताना कि खट्टर सरकार में कई बार ऐसा देखने को मिला है कि कुछ अधिकारियों की वजह से जो एक्चुअल डिजर्वी है उसको वो चीजें नहीं मिल पाती जिनके लिए वो योजना सरकार ने बनाई है। चाहे वो ऋण देने की योजना हो, जैसे केंद्र सरकार ने बनाई थी मुद्रा लोन बनाया था, वो भी ढंग से विस्तृत बहुत सारी जगहों पे नहीं हो पाया, बहुत सारी जगहों पे हो गया था। प्रधानमंत्री आवास योजना, अगर हम कॉरिडोर्स में जाएंगे, जो रूरल कॉरिडोर्स है वहां पे जाएंगे तो हम देखेंगे कि जो एक्चुअल डिजर्व करते हैं जो लोग, उनको नहीं मिलता। BPL इसका बहुत बड़ा उदाहरण है। BPL में जो सरपंच और प्रधान लेवल के जो लोग हैं वो अपने घरों के, जिनके घर में गाड़ियां हैं, वो BPL का लाभ ले रहे हैं, लेकिन जो घास की रोटियां खा रहे हैं उनको लाभ नहीं मिलता। इसके एक्चुअल एग्जाम्पल्स मैंने देखे हुए हैं और मैंने वहां से जी पूछिए सर, पूछिए नहीं, एक सवाल है इनके लिए, पूछिए सर। हाँ दीपक जी, ये जो 75% की भी आपने ब्रदर बात की थी, 75% आप कह रहे हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है वहां से जो हरियाणा के युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप ये बात मानते हैं कि जो 75% का जो आपने बात कही है वो क्लास 1 अफसर में नहीं है, वो उसकी कैटेगरी श्रेणी दी गई है कि योग्यता के हिसाब से उनमें कोई रिजर्वेशन नहीं है, सिर्फ वो एक जो उसकी कैटेगरी बांट दी कि इन कैटेगरी में मिलेगा। नहीं, मैं इस पर आ जाऊंगी। इस पर मेरे को अरविंद भारद्वाज जी से जवाब लेना था। कैपिंग को लेकर मैं समझ रही हूँ कि जो आपका सवाल है वो ये है, योग्यता के साथ साथ 30,000 तक की नौकरी की जो कैपिंग है, आप पहले जवाब दे दीजिए। वंदना जी आप पहले जवाब दे दीजिए। जी, अभी जो हमारे जो राजनीतिक विश्लेषक हैं उन्होंने एक बात की कि कई बार क्या होता है, योजनाओं का जो लाभ है वो कुछ अधिकारियों की वजह से नहीं मिल पाता। आपकी बात बिल्कुल सही है और हमारे मुख्यमंत्री जी ने बहुत क्लोजली इस चीज को ऑब्जर्व किया और आप देखेंगे कि जितनी भी हमारी योजनाएं हैं सारी ऑनलाइन हो गई हैं। आप अटल सेवा केंद्र पे जा सकते हैं, CRC सेंटर पे जा सकते हैं, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि अप्लाई करने में भी प्रॉब्लम आती है तो वहां पर भी उस पर भी नजर रखी जाती है। साथ के साथ आपने कहा कि जिस तरह BPL की बात की, मुझे लगता है BPL कार्ड अब जिसके पास अमीर व्यक्ति है उसको BPL कार्ड नहीं बन सकता। सबसे बड़ी बात ये रही कि फैमिली कार्ड से कनेक्ट कर दिया है, फैमिली ID से कनेक्ट करते ही आप ये देखिए BPL कार्ड बनने के लिए भी बहुत सारे क्राइटेरिया रख दिया है, उसमें सब कुछ देखा गया है, घर में गाड़ी है, फ्रिज है, अगर ये सब चीज कुछ एक माफ कीजिए नॉट फ्रिज बाकी और अगर ऐसी चीजें, अपना घर है 2-3 कमरों का, बाकी कंडीशन बेहतर है तो उनका BPL कार्ड नहीं बनेगा। तो बहुत सारी चीजें इसको ऑनलाइन करके जोड़ दिया गया ताकि 17 इंडिकेटर्स है मैम इसके। वंदना जी मैं बता देता हूँ आपको, नहीं कर पाए। और दूसरी बात योग्यता पे जब नौकरियों की बात हो रही है, नहीं वंदना जी ऐसा नहीं होता, मैं आपको बताता हूँ। एक सेकंड दे दीजिए दीपक जी को। हाँ दीपक जी, अरविंद जी इंतजार कीजिएगा, मैं 75% पर आपके पास आऊंगी। हाँ मैम
वंदना जी, मैं आपको बता देता हूं, इसमें 17 इंडिकेटर्स होते हैं टोटल, जो बीपीएल योजना और जो प्रधानमंत्री आवास योजना के जिनको लाभ मिलना होता है, उनके लिए जो फॉर्म होता है उसमें 17 इंडिकेटर्स होते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं भारत के ग्रामीण परिवेश की, तो हमारे जो टैक्स पेयर्स हैं, वो टैक्स पेयर्स भी हमारे शहरों में मिलते हैं, मेजर टैक्स पेयर्स हैं वो शहरों में मिलते हैं। तो इन चीजों को छुपाना बहुत आसान होता है। मैंने स्वयं देखा है, मैं आपको एक जगह का जिक्र करता हूं। मैं कहीं पे गया था, 2016 की ये बात है, और आज की भी स्थिति वही है। मैं आपको मैं क्लियर कर दूं, ऐसा कोई परिवर्तन नहीं है। 2016 में मैं कहीं पे गया था, तो हमें जो रिसीव करने के लिए जो लोग आए थे, उनके पास वो 3 गाड़ियों में आए थे। एक व्यक्ति था, उसके साथ में उसके गनमैन चल रहे थे, 3 गाड़ियां थी उसकी। और जब हमने उसके गांव का दौरा किया, तो जो महिलाएं जिन्होंने एक्चुअल में घास की रोटियां, इतना सा थोड़ा सा आटा होता है, उसमें घास पीसते हैं, दूब, प्रॉपर दूब वो मिलाते हैं और उनकी रोटियां बना के वो खाते हैं, उनका बीपीएल योजना में नहीं था। उसके लिए जब डीसी से बात की तो उन्होंने बीपीएल योजना में उनको डाल दिया। लेकिन वहां पे भी एक बात आई थी कि डिजर्विंग को हम डाल देंगे, नॉन डिजर्विंग को अभी निकालने के हमारे पास कुछ ऐसे अधिकार नहीं है, क्योंकि डॉक्यूमेंट्स में तो वो भी वैसा ही है, गाड़ी किसी के नाम पे है ना, इनकम किसी के नाम पे हो रही है। पैन कार्ड में तो कुछ उनके में दिखता ही नहीं, पैन कार्ड में तो वो सबसे गरीब है, उनके तो 0 इनकम दिखाते हैं वो। तो इस तरीके की समस्याओं का भी बहुत सामना करना पड़ता है, इसके लिए ग्राउंड स्तर पे जाकर। लेकिन फैमिली आईडी में जो इनकम लगी है, वो इनकम के बेसिस पे बीपीएल कार्ड ऑटोमेटिकली बन रहे हैं। ये देखिए कितना बड़ा रेवोल्यूशन है। ठीक है, अच्छी बात है वंदना जी, अगर सुधार हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए ठीक है अरविंद भारद्वाज जी, उनको नहीं पहुंच रहा, वंदना जी अगर सुधार हो रहा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए अरविंद जी जवाब दे दीजिए रमेश भामल का। अनामिका जी, देखिए मैं जवाब देता हूँ। अनामिका जी, मैं जवाब आप ही का ले रही हूँ। पहले रुक जाइए रमेश जी, मैं आप ही का जवाब ले रही हूँ, फिर मैं आ जाती हूँ आपके पास। आप जवाब ले लीजिए जरा। 75% पे आपका सवाल था, वो पॉइंट छूट जाएगा। अरविंद जी। अनामिका जी, पहली बात तो ये जो ये 75% पर सवाल उठा रहे हैं, कांग्रेस तो चाहती ही नहीं थी कि हरियाणा प्रदेश के नौजवानों को उनका हक मिले, क्योंकि इनकी इतने लंबे समय सरकार रही, पीछे 10 साल लगातार मुख्यमंत्री कांग्रेस के रहे, उन्होंने कभी भी ये पहल नहीं की। आज इन्हें यही दिक्कत है कि हरियाणा प्रदेश की सरकार ने इस तरह का बिल ला कैसे दिया, इसीलिए ये और इनके नेता समय समय पर इस तरह के सवाल उठाते रहते हैं। जबकि सच्चाई ये है कि हमारी प्राथमिकताएं ये थी कि जो हमारे आईटीआई या डिप्लोमा होल्डर्स या फ्रेशर्स जो हैं, उन्हें उनका हक मिले, चाहे टेक्निकल हैं या नॉन टेक्निकल जो परिवेश से हैं, उन सभी को उनका हक मिले और उन्हें रोजगार में प्राथमिकताएं मिले। रही बात कैपिंग की, तो कैपिंग इसमें बहुत जरूरी थी, क्योंकि इसको लागू करने के लिए सभी वर्गों के साथ बातचीत की गई। हमने युवाओं के साथ भी बात की, शिक्षाविदों से भी बात की और जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उनसे भी बात की, क्योंकि सभी वर्गों का ख्याल रखना है। हरियाणा प्रदेश में सभी हमारे प्रदेश के लोग हैं, चाहे वो व्यापारी वर्ग हैं, चाहे युवा हैं, तो उसमें इसी तरह के रास्ते निकाले गए जिससे कि हमारे रोजगारों को भी किसी तरह की कोई परेशानी ना हो और हमारे नौजवानों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार मिल सके। कैपिंग को लेकर सवाल था कि आपने जो कैपिंग पे ही बोल रहा हूं मैं, वो हमारे व्यापारी भाइयों के साथ, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों के साथ जब बैठकें हुई, शिक्षाविदों के साथ हुई या और जो तमाम जो इंडस्ट्री से जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत हुई, तो इस तरह के रास्ते निकाले गए। कैपिंग ही नहीं, और भी बहुत सी चीजें इसमें डाली गई ताकि उनको भी दिक्कतें ना आए, क्योंकि 30,000 की जो कैपिंग है उससे नीचे तकरीबन जो हमारे रोजगार है फ्रेशर्स लेवल पे, चाहे डिप्लोमा है, आईटीआई है, टेक्निकल नॉन टेक्निकल में आते हैं, आईटीआई के अलावा भी जैसे नॉन टेक्निकल कोर्सेज हैं, उनमें जो लोग आते हैं उन सभी को इससे बेनिफिट मिले। इससे ऊपर के जो ग्रेड के जो लोग हैं मिल रहा है तो अच्छी बात है। रमेश जी, इन्हें तो आपत्ति होगी कांग्रेस वालों को, क्योंकि ये खुद तो कुछ कर नहीं पाए। इन्हें तो दिक्कत यही है कि ये लोग क्यों बोलने दीजिए। पहले तो ये कि कांग्रेस के इनका रोजगार छीन लिया आपने, घर बैठा दिया कांग्रेसियों को, तो ये तो बेरोजगार हो गए। अब इनको रोजगार कहाँ से? अनामिका जी, इनके रोजगार का इंतजाम अनामिका जी कहाँ से करें? दिक्कत तो ये हाँ, क्या कांग्रेस के राज में क्या? कांग्रेस के राज में
कांग्रेस के राज में एक तो बेरोजगारी इतनी थी नहीं, जो योग्यता के हिसाब पे लोगों को रोजगार मिला। ऐसा बिल लाने की जरूरत ही नहीं थी। ये बिल तो ना योग्यता के आधार पर कब आपने रोजगार दिया? इसमें से कितने लोगों को रोजगार दिया? सारे रिश्तेदार लगा लिए। अरे दीपक जी बोलने तो दो ब्रदर। हुड्डा साहब ने अपने और अपने विधायकों के सारे रिश्तेदार लगा दिए थे। लोगों को रोजगार दिया बड़ी पोस्टों पे सारे अफसर। अरे बिल एसटीएस ऑफिसर तक लगाए थे आपने। एसटीएस भर्ती हुई थी, याद है वो घोटाला दिया आपने? वो हरियाणा प्रदेश में कितने लोगों गली गली घर घर हमने उजागर किया था दुष्यंत चौटाला जी के नेतृत्व में। भूल गए एसटीएस घोटाला? सारे अपने रिश्तेदारों को प्लॉट बांट दिए थे। आज तक वो सीबीआई इंक्वायरी चल रही है। तो दे, हम आपसे पूछ रहे हैं। 73,000 एकड़ जमीन का सीएलयू अपने रिश्तेदारों के नाम कर दिया था हुड्डा साहब ने। पूछ रहा हूँ, आज तक किसान ढूंढ रहे हैं हुड्डा साहब को। आपके सवाल का जवाब वंदना जी दे रही है। वंदना जी दे रही है। वंदना जी जवाब दे रही है। सुनिए जवाब सुनिए। हाँ, आप आरटीआई लगा के पता कर लीजिएगा। सबसे पहले आपका डेटा बताती हूँ। मार्च 2005 से अक्टूबर 2009 तक 19,129 जॉब सिर्फ 5 साल में। अक्टूबर, ये सरकारी नौकरियों की बात कर रही हूँ मैं। अक्टूबर 2009 से 2014 तक 66,878 नौकरियां, और अभी हम 84,000 के करीब पार कर चुके हैं। उसके अलावा 5.5 लाख से ज्यादा जो है हम नौकरियां दे चुके हैं, जो लास्ट अपडेटेड है। और भी इसके इतने समय में और भी दी जा चुकी हैं नौकरियां। तो ये फर्क है। 10 साल में आपने कितनी नौकरियां दी और हमने। चलिए रमेश जी, आपको जवाब मिल गया। अब एक छोटे छोटे से जो उलझने हैं उस पर बात कर लेते हैं। हालांकि आपने बहुत ज्यादा विस्तार में अरविंद जी ने भी बात रखी और वंदना जी ने भी रखी। अगर सरकार कोई सकारात्मक बात कह रही है और सकारात्मकता की ओर युवाओं को आकर्षित कर रही है, तो मुझे लगता है, जैसा दीपक जी भी कह रहे हैं, कि एक बहुत अच्छी बात है। लेकिन उस सकारात्मकता की तरफ हम कितने सकारात्मक भाव से और कितने दृढ़ निश्चय से बढ़ रहे हैं, ये बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। वंदना जी, अब मैंने जिन छोटी छोटी उलझनों का जिक्र किया वो ये कि बहुत सारे एमओयू साइन हुए, लेकिन इंडस्ट्रीज कितने आए, इसको लेकर कोई ठोस जवाब जो है वो युवाओं तक वो मैसेज नहीं पहुंच पा रहा। अब ऐसा जरूरी नहीं है ना, ऐसा जरूरी नहीं, एक मिनट मैम, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो कांग्रेस पूछेगी या रमेश बामल जी पूछेंगे कि हाँ जी बता दीजिए तभी बताएगी। आप अपने युवाओं के साथ और कैसे जुड़ रहे हैं कि हाँ हम आपके लिए कर रहे हैं। जैसे जेजेपी ने 75% का नारा दिया था, उन्होंने जब किया तो वो डंके की चोट पे जाके बता रहे कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, हमने ये किया। आप ये मनोहर सरकार ने प्रॉमिस किया था, उन्होंने ये किया। तो अभी आपके पास और क्या है? आप युवाओं से खुद को कैसे कनेक्ट करेंगे कि हम अमुक इंडस्ट्रीज आपके लिए ला रहे हैं? देखिए, सबसे पहले आपने सकारात्मकता की बात की। आपने कहा कि सकारात्मक होना आवश्यक है। सबसे पहली बात, इलेक्शन नहीं है हरियाणा में, लेकिन फिर भी हमारे मुख्यमंत्री जी इस तरह की बात कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि 2024 तक सबके पास सराहनीय सकारात्मक कुछ नहीं हो सकता। लेकिन आपको ये बताना चाहूंगी, लगातार जो एक्शन है वो लिया जा रहा है, और उस एक्शन के दम पर ही वो कह रहे हैं कि उनको पता उन्होंने क्या क्या स्टेप लिए हैं। 2 चीजें मैंने आपको बताया था। शिक्षा की सबसे बड़ी बात हो कि अभी तक हम कहीं ना कहीं शिक्षा स्तर पे इस तरह से था कि क्लर्क ही ज्यादा डेवलप होते थे, फिर धीरे धीरे ITI आए, फिर हम MBBS। नहीं चले ठीक नहीं, ये वही बातें आप बता रही है। मैं यही सवाल नहीं, मैम 20 सेकंड है बस, वाइंड अप कर देंगे नहीं तो PCR वाले। दीपक जी, सरकार कैसे युवाओं को अपने भरोसे में लेकर आगे बढ़ सकती है कि अगले 2 साल में हम बेरोजगार मुक्त हरियाणा बना देंगे? तो युवाओं को कैसे कनेक्ट करना होगा, वो उनके संपर्क में रहना होगा ना इसके लिए। दीपक जी। बिल्कुल रहना होगा मैम, और अभी तो सरकार है, 2 साल बाकी है सरकार के, और जिस तरीके से ये कह रहे हैं और इन बाकी सभी चीजों पे काम करेंगे तो युवा अपने आप भरोसे में आ जाएंगे। बशर्ते काम करना बहुत जरूरी है। जो चीजें कही जा रही है उनके ऊपर काम भी होना चाहिए, सिर्फ कह के बात नहीं रुक जानी चाहिए। जी ठीक है, और मैं ये भी उम्मीद रखूंगी सरकार से कि आप युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल बनाइए, लेकिन आत्मनिर्भर होना और योग्यता अनुसार रोजगार मिलना, इन दोनों पर ही सरकार अपनी बात पर आगे खड़ी उतरेगी। बहुत शुक्रिया आप सबों का यहाँ पर आने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। तो राज्य में तेजी से औद्योगिकीकरण हो रहा है, हम बहुत ही सकारात्मक भाव से आगे बढ़ रहे हैं। 2 साल में हरियाणा को बेरोजगार मुक्त बना देंगे, ये वादा है मनोहर सरकार का। इस पर अपडेट आगे भी पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल यही रुक रहे हैं। नमस्कार।